करेंगे पाल शैली अपभ्रंश शैली के बारे में। लेकिन उससे पहले देती हूँ मैं अपना परिचय। मैं डॉक्टर वर्षा अग्रवाल हर्ष विद्या मंदिर पीजी कॉलेज वाईसी से हूँ और चित्रकला विभाग में। आज हम बात कर रहे हैं थ्योरी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाल शैली। और अगर पाल शैली और अपभ्रंश शैली की अगर हम तुलना करें तो उनमें क्या क्या समानता है और क्या क्या असमानताएं हैं, उस बारे में हम बात करेंगे कि किसमें किस तरह के चित्र बने हैं और उस दूसरे शैली में किस तरह के चित्र बने हैं। तो सबसे बात करें कि ये जो पाल शैली है उसके जो चित्र बने हैं वो 9वीं शताब्दी में बने हैं। तो इधर अगर हम अपभ्रंश शैली की बात करें तो ये 10वीं से 15वीं शताब्दी के बीच ये चित्र बने हैं। पाल राजाओं द्वारा पल्लवित ये शैली है। ये शैली किसके द्वारा है? पाल राजाओं के द्वारा ये शैली पल्लवित है। और अपभ्रंश शैली जो है वो जैन साधुओं द्वारा पल्लवित कला है। आप सभी जानते हैं कि जैन शैली है उसमें जो चित्र बने हैं वो किस तरह के चित्र हैं, जिसे हम अपभ्रंश शैली का नाम भी दे सकते हैं, उसे हम ताड़पत्री ग्रंथ चित्र का नाम भी दे देते हैं। और ये जैन शैली के नाम से भी जानी जाती है, जबकि पाल शैली को हम सिर्फ पाल शैली के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें आगे हम जब बात करते हैं तो उसमें आता है पाल शैली के जो चित्र हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अजंता में जब हम बात करते हैं तो अजंता के चित्रों में भी बौद्ध धर्म के चित्रों का समावेश है। बौद्ध महात्मा बुद्ध के जो है जन्म जन्मांतर की कहानियाँ जो हैं वो अजंता के चित्रों में मिलती हैं। इसी तरह से पाल शैली के चित्रों में भी बौद्ध धर्म के चित्रों का समावेश किया गया है। लेकिन इधर जब हम बात करते हैं अपभ्रंश शैली की तो अपभ्रंश शैली में श्वेतांबर जैन और धनपर जो है ये चित्रों को आधारित हम आप सभी जानते भी होंगे कि श्वेतांबर और दिगंबर दो तरह के जैन धर्म में दो अनुयायी हैं। तो जो श्वेतांबर जैन धर्म को मानने वाले हैं उन्हीं के ऊपर जो है अपभ्रंश शैली के चित्रों को बनाया गया है। पाल शैली का जो कला केंद्र था वो था बंगाल और बिहार। उधर जब अपभ्रंश की बात करते हैं तो इसका जो कला का केंद्र था वो था गुजरात। गुजरात के जो क्षेत्र था उसमें रह के वहाँ के कलाकारों ने काम किया है। और जो पाल शैली के कलाकार थे उन्होंने बंगाल और बिहार में उन्होंने बंगाल शैली में बहुत सारा काम किया है। पाल शैली को जब आप पढ़ते हो, हम जब समकालीन कलाकार पढ़ते हैं, समकालीन चित्रों के बारे में पढ़ते हैं, तब हम बंगाल शैली के चित्रों को भी पढ़ते हैं। उसके आगे आता है ताड़पत्रों पर चित्र बनी है, जिसे हम बोलते हैं ताड़पत्र ग्रंथ चित्रावली जो बनी है वो बनी है पाल शैली में। इधर इनके जो चित्र बने हैं वो दोनों तरह से बने हैं। उसमें कई सारी चीज़ों का यूज़ किया गया, कागज का भी किया गया, कपड़े का भी, और ताड़पत्र मतलब ताड़ एक वृक्ष होता है, उसके पत्तों को तोड़कर उनको सुखाकर उनके ऊपर चित्रों की रचना की गई है और ग्रंथ भी बनाए हुए हैं। हस्तलिखित जो ग्रंथ हैं उनके साथ ही उनको इधर ग्रंथ की जो चौपाइयाँ होती थी वो लिखी जाती थी और बीच में जो है वो उससे रिलेटेड चित्र बनाया जाता था। कागज और कपड़े के चित्रों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सुविधा होती थी। तो इस तरह से वो लोग क्या करते थे कि अपने धर्म का प्रचार भी करते थे। अब अपन बात करते हैं फिर आगे कि इसके जो पाल शैली के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? प्रज्ञा, पारमिता, साधन माला और ग्रंथव्यूह और पंचशिखा, है ना। ये इसके करणदेव, गुहा, महायान, बोध, पोथियां, ये बहुत सारे ग्रंथ जो हैं वो पाल शैली में पाए गए हैं। इधर जब हम बात करते हैं अपभ्रंश शैली की तो उसमें कौन सी है? वसंत विलास, गीत गोविंद, रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, बाल गोपाल स्तुति आदि जो हैं वो जैन शैली ये अपभ्रंश शैली के चित्रों में हमें मिलते हैं। हम बात करते हैं फिर पाल शैली में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। कौन से रंगों का प्रयोग किया गया? उसमें चटक रंगों का प्रयोग किया गया। जब पाल शैली के चित्र बनाए गए, जिस तरह से जब हम पहाड़ी शैली की बात करते हैं तो गढ़वाल शैली या हमारी जो है पहाड़ी शैली आती है ना, उसमें जो गुलेर शैली भी आ जाती है, गढ़वाल शैली भी आ जाती है, तो उसमें चटक रंगों का प्रयोग किया गया। इसी तरह से पाल शैली में भी चटक रंगों का प्रयोग किया गया। इसी तरह से जब हम अपभ्रंश शैली की बात करते हैं तो उसमें चटक रंगों के साथ सुनहरे रंगों का भी प्रयोग किया गया। और आपको अगर बताएं कि जो सुनहरा रंग तैयार होता था या जो सलेटी रंग तैयार होता था वो चांदी और सोने को घिसकर गोंद के साथ मिलाकर ही उन चित्रों पर लगाया जाता था।
उनको चमक देने के लिए। अब हम बात करते हैं उनमें कैसे तरह के चित्रों का वर्णन हुआ है। तो जो पाल शैली है उसमें प्राकृतिक चित्रों का अंकन कम हुआ है, जबकि अगर हम बात करें अभ्रंश शैली की तो उसमें पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है, लेकिन वो जो चित्र बने हैं या जो उनकी फिगर्स बनी है वो सब कैसी हैं, ऐसा लगता है कि जैसे रुई के फोहे नहीं होते, रुई से हमने गोल गोल बनाया, करा और बांधा और रख दिया, जैसे होता है ना ठोस, उनमें हिलने वाली नहीं होती, गुड्डे गुड़िए के जैसे होते थे। जैसे हम पहले छोटे में अगर आपने देखा होगा आपके घर में जो दादियाँ वगैरह होंगी, अगर आप उनसे अभी भी बोलो कि अब दादी गुड़िया बना दो तो क्या करेंगी, एक कपड़ा लेंगी और उसको फोल्ड करेंगी, उसको मोड़ देंगी, उसके ऊपर प्लेन कपड़ा ऊपर बांध दिया, उस पर मुँह नाक बना दिए, उसी में से धागे से बाल बना दिए और उसी को कपड़े पहनाए, उसमें से हाथ भी कागज कपड़े को रोल करा और पीछे से बांध दिए, इसी तरह से नीचे पैर हो जाते थे और उसी कपड़े से। तो ऐसे जो चित्र बने हैं अभ्रंश शैली में भी जो चित्र बने हैं वो इसी तरह के बने हैं जैसे कोई रुई के फहे होते हैं। अब उसमें बात करें कि उसमें चित्र कैसे बने हैं, किस पाल शैली में किस तरह के चित्रों का वो हुआ है सवा चश्म। और सवा चश्म चेहरे आप जानते हैं कैसे होते हैं कि जब हमारी एक आंख दिखाई देती है, हम इतना हिस्सा होता है तो उसे हम बोलते हैं एक चश्म, लेकिन जब हमारा इतना हिस्सा दिखाई देता है तो हम उसे कौन सा बोलते हैं, उसे हम सवा चश्म, फिर होता है डेढ़ चश्म, फिर होता है पौने दो, और फिर जब हमारी दोनों आंखें दिखाई देती है तो हम उसे बोलते हैं पूरा चेहरा, मतलब दो चश्म चेहरा, जिसमें दोनों चश्म माने होता है आंख। तो आंख को जो है आंख का कितना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है उस पर आधारित होता है। तो उसमें सवा चश्म चेहरे यानी एक पूरी आंख और उसके बाद जो छोटा सा हमारे आंख का हिस्सा दिखाई देता है जो आपको इधर दिखाई दे रहा है वो उसे बोलते हैं सवा चश्म। अब इसमें जो चेहरे बने हैं वो कैसे बने हैं, सवा चश्म लेकिन विकृत चेहरे बने हैं। अब विकृत चेहरे कैसे बने, क्योंकि उन्होंने एक चश्म तो बनाए तो है एक और सवा चश्म, लेकिन उन्हें क्या था आंख को जो है वो चेहरे से बाहर निकलता हुआ दिखा दिया है। अब हम बात करें पाल शैली में जो है किस तरह की रेखांकन क्या हुआ है, तो उन्होंने काली स्याही रेखाओं से सीमा रेखांकन किया, मतलब रंग चित्र बनाया और उसकी आउटलाइन जो करी, उसकी जो बाउंड्री बनाई वो कैसे करी, काली स्याही, मतलब स्याही को जो है उन्होंने घोट के बनाकर उस रंग को प्रयोग किया है। और इसमें जो है अभ्रंश शैली में उन्होंने काली स्याही से जो सीमा रेखा बनाई है उसमें हाशियों का अंकन भी किया है। हाशिए क्या होता है कि जब हम एक चित्र बनाते हैं या एक पेपर पे हम हाशिए छोड़ते हैं, इधर भी जगह छोड़ते हैं तो उसे हम हाशिया कहते हैं, तो उन्होंने हाशिया छोड़ा गया है और उसके बाद चित्रों का अंकन किया है। और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा पाल शैली और अभ्रंश शैली का एक तुलनात्मक अध्ययन। तो इसी के साथ हम दूसरी पे बात भी करेंगे, तब तक के लिए आप अपने वीडियो का इंतजार कीजिएगा।